गरीब बहू ने लगाई फांसी। जोधपुर के एक छोटे से गांव में एक सोनम नाम की लड़की अपनी गरीब माँ उर्मिला और अपने पिता घनश्याम के साथ रहती थी। सोनम के पिता घनश्याम अक्सर बीमार रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बेचारी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके घर चलाने लायक पैसे कमा लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सोनम बहुत खूबसूरत थी और अब वह शादी लायक भी हो गई थी। इसलिए उर्मिला और घनश्याम को सोनम की शादी की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन उर्मिला घनश्याम से कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। गांव वाले सभी मुझे ताने देते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी कब करेंगे। कोई अच्छा सा लड़का देखकर बिटिया की शादी ही कर दो। अरे भगवान, कहाँ से कर दूं अपनी बिटिया की शादी? मैं उस लायक ही नहीं हूँ। बिटिया की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और फिर हमारी गरीब बिटिया से शादी कौन करेगा? वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का पंडित उनके घर पर आता है। अरे घनश्याम भाई, तेरे तो भाग्य खुल गए। तूने इतनी सुंदर बिटिया को जो जन्म दिया है। पंडित जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारी बिटिया के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या कहा? हमारी बिटिया के लिए? हमारी बिटिया के लिए रिश्ता कौन भेजेगा भला? अरे वो नत्थू लाल को जानते हो तुम, जो कुछ साल पहले गांव छोड़कर शहर में चले गए थे? हाँ भैया, बिल्कुल। उनके बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ से निकलते ही उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया और अब वो बहुत अमीर हैं। हाँ घनश्याम जी, उन्होंने आपकी बेटी को देखा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपकी बिटिया के रिश्ते के लिए भेजा है। अगर आप दोनों की हाँ हो तो रिश्ता पक्का कर देते हैं। बड़े घर के रिश्ते को देख घनश्याम और उर्मिला बिना सोचे समझे अपनी बिटिया का रिश्ता उनके लड़के से कर देते हैं। कुछ ही दिनों में सोनम की शादी नत्थूलाल के बेटे रंजन से हो जाती है। शादी के बाद जब सोनम का गृह प्रवेश होता है, रंजन की माँ गायत्री, अरे अरे देखो जरा, हमारे घर पर चांद का एक टुकड़ा आया है। इतनी सुंदर बहू तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी होगी। अरे रंजन बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए। ले चांदनी, जरा थाली पकड़, देखे तो बहू अपने साथ क्या कुछ लेकर आई है। गायत्री अपनी नौकरानी चांदनी को थाली पकड़ाकर सोनम का दहेज देखने जाती है, जहां उसे गाड़ी में केवल एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है, जिसमें केवल सोनम के कपड़े होते हैं। सत्यानाश, केवल एक बक्सा? अरे कितने भूखे घर की है, जरा भी दहेज नहीं लेकर आई। गायत्री तभी सोनम से अपनी नाक चढ़ा लेती है। ये सब देख सोनम को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे गायत्री सोनम को रोज ताने कसने लगती है। एक दिन सोनम किचन में खाना बना रही होती है। अरे ओ महारानी, 4 रोटी नहीं सेकी गई तुझसे अभी तक? अरे कुछ तो शर्म कर, मुंह उठाकर ऐसे चली आई, कुछ तो लेकर आती। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, मैं उनसे क्या लेकर आती? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर गायत्री सोनम का हाथ गरम गरम तवे पर रख देती है, जिससे सोनम का हाथ बुरी तरह जल जाता है। माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। आई ना अब तुझे अकल? मुझसे जबान लड़ाई तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगी तेरा। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और बेचारी सोनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, पिताजी, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा होता कि मैं कभी शादी ही नहीं करती। सोनम शादी के बाद बहुत परेशान रहने लगती है और हार कर एक दिन वह अपने पति रंजन से कहती है, रंजन जी, मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा हो रहा है। आपकी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और एक दिन उन्होंने मेरा हाथ भी जला दिया था। अगर मैं गरीब हूँ और घर से कुछ नहीं लेकर आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सोनम परिवार से तो परेशान थी ही, अब वह अपने पति से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सभी लोग सिर्फ दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए एक दिन वह घर छोड़कर अपने मायके अपने माता पिता के पास पहुंच गई, जिसके बाद उसके माता पिता उसे समझाने लगते हैं। बेटी, शादी के बाद ससुराल ही लड़कियों की आखिरी चौखट होती है। बेटी, अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखकर कभी कोई गलत कदम मत उठाना। सोनम उदास मन से ना चाहते हुए भी वापस अपने ससुराल चली जाती है,
जिसके बाद एक दिन सोनम घर में सफाई कर रही होती है और तभी उसकी सास उससे आकर कहती हैं, लो जी कर लो बात, पहले तो शादी में कुछ दिया नहीं और अब इस कलमुही के माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या कहा माँ जी, मेरे माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं? ये आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? बहुत चिल्ला मत, अच्छा हुआ जो वो मर गए। अरे जब कर्ज लेना बस की नहीं था तो शादी ही क्यों की? कर्ज लेकर शादी तो कर दी, लेकिन अब कर्ज चुकाने कोई और आएगा क्या? इसलिए तेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। चलो धरती से कुछ बोझ हल्का हो गया। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोनम के ऊपर तो जैसे मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। मेरा इस दुनिया में मेरे माता पिता के अलावा और कोई नहीं था और तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना किया, उसके बावजूद भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के पीछे इतना जलील किया। अब ये सब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। ये कहकर वे भागती हुई अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद वह एक खत लिखती है जिसमें लिखा होता है, मैं एक गरीब परिवार से थी और शायद मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर्जा लेकर कर दी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझसे हर दिन दहेज की फरमाइश की। जब परेशान होकर मैं वापस अपने घर गई तो मेरे माता पिता को पता चला कि मैं खुश नहीं हूँ और इसी कारण शायद उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। लेकिन अब मैं अपनी सास और अपने पति का और टॉर्चर सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये सब सोनम एक खत में लिख देती है और पंखे से चुन्नी बांधकर आत्महत्या कर लेती है। सोनम के मरने के बाद गायत्री के घर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद पुलिस को सोनम का लिखा खत मिल जाता है और पुलिस गायत्री और रंजन को दहेज के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक दहेज ने 3 लोगों की जान ले ली। हमारे समाज में दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुई है। यदि कोई गरीब है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और शादी के बंधन को दिल से निभाना चाहिए, ना कि दहेज से तोलना चाहिए। गरीब होना कोई पाप नहीं है। यदि आप किसी से शादी करते हैं तो लड़की का दिल देखिए और उसकी इज्जत कीजिए।